स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वीडियो में। हम द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र द्वितीय सामाजिक अनुसंधान और शोध की पद्धतियों में बात कर रहे थे तथ्यों के वर्गीकरण और प्रदर्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पहले वाले वीडियो में बात करी थी संकेतीकरण और सारणीकरण के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे निर्वचन या विवेचन के बारे में, जो कि संकेतीकरण और सारणीकरण के बाद का क्रम है। किसी भी अनुसंधान को करते समय अनुसंधान का कार्य सिर्फ तथ्यों का संकलन या तथ्यों का प्रक्रियाकरण करने और उसके विश्लेषण तक ही सीमित नहीं होता। अनुसंधान के अंतिम लक्ष्य की पूर्ति तो यथार्थ निष्कर्ष निकालने, सिद्धांतों का निर्माण करने, पुराने सिद्धांतों की सत्यता और असत्यता की जांच करने और सामान्यीकरणों को प्राप्त करने पर ही होती है। इस कार्य के लिए तथ्यों का निर्वचन अनुसंधान प्रक्रिया का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण चरण होता है। इसका कारण यह है कि संकलित तथ्यों की उपयोगिता इस निर्वचन या विवेचन के द्वारा ही सिद्ध होती है। निर्वचन का कार्य बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर भ्रम और त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह निर्वचन की प्रक्रिया प्राप्त तथ्यों के आधार पर परिणाम निकालने से संबंधित होती है। अनुसंधान का एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण भाग निर्वचनता है। इसके अंतर्गत एकत्रित किए गए तथ्यों का अर्थ निकालने और उपकल्पना या प्राकल्पना की सत्यता या असत्यता का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। विभिन्न तथ्यों, घटनाओं और विभिन्न दशाओं के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है और कार्य कारण संबंधों का भी इसके माध्यम से पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत इस बात की विवेचना की जाती है कि किसी विशेष दशा, परिणाम या घटना के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में भी सहायता मिलती है। इस संबंध में हार्पर कहते हैं कि हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि निष्कर्ष उन मौलिक आंकड़ों या तथ्यों का जिन पर वह आधारित है से बेहतर या उत्तम नहीं हो सकता है। यदि तथ्यों का संकलन सही ढंग से नहीं किया गया है तो उनके विश्लेषण और निर्वचन पर समय और साधनों का अपव्यय ही होगा। यही बात निर्वचन के लिए भी सही है। ऐसे अध्ययनों से सही निष्कर्ष निकालना या वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचना संभव नहीं होता। दोषपूर्ण निर्वचन से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष ही प्राप्त होते हैं। इस निर्वचन की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक है कि निर्वचनकर्ता तथ्यों का निर्वचन या विवेचन करते समय अनुसंधान की समस्या का वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन करें। इस संबंध में सिम्पसन और काफ्का कहते हैं कि निर्वचन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातों या नियमों का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें पहला है निर्वचनकर्ता में यह पता लगाने की उत्सुकता होनी चाहिए कि तथ्यों में क्या है। दूसरा, उसे यह जानने का प्रयत्न भी करना चाहिए कि तथ्यों की पृष्ठभूमि में क्या है। तीसरा, तथ्यों के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन का सहारा लिया जाना चाहिए। चौथा, ठोस निर्वचन के लिए आवश्यक है कि निर्वचनकर्ता स्पष्ट, क्रमबद्ध और आलोचनात्मक भाषा का प्रयोग करें। यदि इन बातों या नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो निर्वचन और उस पर आधारित निष्कर्ष भ्रामक और त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। यदि इन नियमों को ध्यान में रखकर सही निर्वचन किया जा सकता है, ऐसे निर्वचन से ही तथ्यों में मौजूद प्रवृत्तियों के आधार पर प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले और वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। इन नियमों को ध्यान में नहीं रखने पर निर्वचन में गलतियां या त्रुटियां आ सकती हैं।
अब बात करते हैं कि जो निर्वचन की प्रक्रिया है इसके द्वारा किस तरह की गलतियां या त्रुटियां हमारे से हो सकती हैं। तो निर्वचन से संबंधित गलतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मिथ्या सामान्यीकरण की गलतियां और दूसरा होता है सांख्यिकीय मापों का त्रुटिपूर्ण निर्वचन। अब हम बात करते हैं मिथ्या सामान्यीकरण की त्रुटियों के बारे में। तो तथ्यों के निर्वचन से संबंधित अधिकतर त्रुटियों का कारण मिथ्या या अशुद्ध सामान्यीकरण होता है। ऐसा उस समय होता है जब कुछ अन्वेषणकर्ता समग्र या यूनिवर्स के किसी एक भाग का अध्ययन और विश्लेषण करके उससे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों को पूरे समग्र पर लागू कर देते हैं। ऐसी दशा में अपर्याप्त तथ्यों के आंशिक अध्ययन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष या परिणाम भी अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं। शुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए आवश्यक है कि समग्र की सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पर्याप्त इकाइयों का अध्ययन किया जाए। दूसरा होती है त्रुटि सांख्यिकीय मापों या त्रुटिपूर्ण निर्वचन। तो इसके अंतर्गत निर्वचन में विभिन्न सांख्यिकीय मापों जैसे प्रतिशत, माध्य, सूचकांक और सहसंबंध आदि का प्रयोग करते समय इनकी सीमाओं का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसमें त्रुटि के रह जाने की संभावना रहती है, क्योंकि निर्वचन करते समय दो असमान चरों या वेरिएबल्स की उपस्थिति से यह समझ लिया जाता है कि दोनों चरों के बीच ही कार्य कारण संबंध पाया जाता है और यह भी संभव है कि दोनों ही चरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को कोई तीसरा चर या कारण भी प्रभावित कर रहा हो। निर्वचन से संबंधित इन दो प्रकार की गलतियों से हमें पता चलता है कि निर्वचन का कार्य उतना ही सरल नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। उचित मात्रा में यदि सतर्कता नहीं बरती जाती तो प्राप्त निष्कर्षों में अवैज्ञानिक और भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। सतर्कता या सावधानी की दृष्टि से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम इन तथ्यों या आंकड़ों का सही निर्वचन या विवेचन कर सकें। इसके लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह यह कि निर्वचन किए जाने वाले तथ्यों की मात्रा हमें पर्याप्त लेनी चाहिए, यानी कि जो हमारा समग्र है उसी के अनुपात में हमें निर्वचन की इकाइयों को चुनना चाहिए। दूसरा, इस बात का निश्चय कर लेना भी आवश्यक होता है कि प्राप्त तथ्य पूर्णतः यथार्थ हो, यानी उनमें कोई भी तथ्य अशुद्ध नहीं हो। तीसरा, ध्यान रखने वाली जो बात है वह यह कि तथ्यों का समरूप या सजातीय और तुलना योग्य होना भी आवश्यक है, जिससे कि उनके आधार पर किया गया निर्वचन वस्तुनिष्ठ हो सके। यानी जब हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं तो उसमें हम अलग अलग तथ्यों की आपस में तुलना नहीं कर सकते। कुछ तथ्य ऐसे भी होने चाहिए जिनमें कुछ मात्रा में समानता पाई जाए, कुछ गुण उनमें समान हो। ऐसी स्थिति में ही हम उनकी तुलना कर पाते हैं। चौथा जो ध्यान रखने योग्य बिंदु है वह यह कि उचित निर्वचन की दृष्टि से यह भी ज़रूरी है कि तथ्यों का विश्लेषण करते समय वैज्ञानिकता को हमेशा बनाए रखा जाना चाहिए। यदि विश्लेषण और निर्वचन में इन बातों का हम पूरा ध्यान रखते हैं तो निष्कर्षों, सिद्धांत निर्माण और सामान्यीकरणों तक अवश्य पहुंच सकते हैं और यही अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य या आदर्श होता है। इसी के साथ हमारे तथ्यों का वर्गीकरण और प्रदर्शन वाली इकाई हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अंतर्गत हमने बात की संकेतीकरण, सारणीयन और निर्वचन या विवेचन के बारे में। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।